तो जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आईसीयू के अंदर ड्यूटी लगी है, आईसीयू ची कार्डियक का हो ची न्यूरो का हो ची किसी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। माई सेल्फ पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर ने एम्स दिल्ली। तो जो लास्ट की काफी सारी मेरी वीडियोस थी उसके ऊपर भी और पहले भी कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा गया था बार बार मेरे से, दैट इज रिलेटेड टू द कि सर अगर हम ज्वाइन करते हैं जो भी सेंटर इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी कोई एम्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या एक नर्सिंग ऑफिसर के काम होते हैं, क्या क्या उसको रूटीन वर्क और क्या क्या रूटीन प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं और किस तरीके से हम पूरे वो जो आपकी शिफ्ट होती है उसके अंदर आपको जो भी आपके वर्क है वो आपको करने पड़ते हैं। तो ये सारा सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी एम्स ज्वाइन करते हो या फिर आप कोई सेंटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो कहीं भी कोई भी ऑल इंडिया पार्ट के अंदर, तो आपको जनरली कौन से काम करने पड़ते हैं इस वीडियो के अंदर पूरे आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप डेली मोटिवेशन चाहिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी अगर आप नर्सिंग फील्ड के अंदर आते हो और आप अगर एज ए एम्स आपका ड्रीम है या फिर कोई भी सेंटर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल आपका ड्रीम है जहां पे आप काम करना चाहते हो, तो वो आपको एक दिमाग में फैंटेसी रहती है कि क्या एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमसे क्या काम करवाए जाते हैं या फिर हम क्या काम करने पड़ते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए हमें पहले हॉस्पिटल का काम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर इसके अलावा पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपके दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी थी, जो आपके अंदर डाउट्स थे, वो आपको मैं वन बाय वन क्लियर करता जाता हूं। तो सबसे पहले अगर जैसे आप कोई भी एक बाहर की तरह एज स्टूडेंट के तौर पे अगर आप सोचते हो या फिर आप तैयारी भी कर रहे हो एम्स की, तो उसके अंदर जनरली जब भी आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर अगर डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। देखो टेक्निकली क्या होता है कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी हॉस्पिटल का, अगर आपको और वो फिर अगर आपका एम्स के अंदर सिलेक्शन होता है तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जब भी आते हो आपको बस पेपर फाइट करना होता है। पेपर फाइट करने के बाद में अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आते हो तो अगर आपको काम नहीं भी आता है तो आपके सीनियर्स वगैरह आपको धीरे धीरे सिखाते जाते हैं। अब कौन सा काम सिखाते जाते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके लिए पूरी वीडियो बना रहा हूं मैं, दैट इज कि ये डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहां मिली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कौन से काम करने पड़ेंगे, आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको एरिया ऑफ पोस्टिंग क्या है। मान के चला अगर आप नॉर्मली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आते हो और आप कोई भी जैसे मान के चले जैसे मैं एम्स दिल्ली के अंदर हूं, तो जैसे मेरी फर्स्ट डे के ऊपर एंडोस्कोपी रूम के अंदर मेरी फर्स्ट डे जो ड्यूटी लगी थी, लाइक मेरे को एरिया ऑफ पोस्टिंग मिला था, तो जिसके अंदर जनरल शिफ्ट होती है, यानी कि अगर आप ओपीडी के अंदर लगते हो, ओपीडी के अंदर अगर आपको पोस्ट किया जाता है तो वहां पे आपकी जनरल शिफ्ट चलती है। और जनरल शिफ्ट के अंदर ये होता है कि सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वो जनरल शिफ्ट चलती है और जिसके अंदर आपको जीएच यानी कि गवर्नमेंट हॉलीडे मिलती है और प्लस में ओनली संडे की छुट्टी मिलती है। तो ये कुछ करके उसके पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको वार्ड के अंदर ड्यूटी मिली है तो वार्ड के अंदर अगर आपको पोस्टिंग मिली है, यानी कि अगर आपको वार्ड मिला है, आपको चाहे वो कोई भी वार्ड हो, नेफ्रो का हो, कार्डियक का हो, चाहे न्यूरो का हो, चाहे कहीं का भी हो, एरिया ऑफ पोस्टिंग विल डिसाइड द वर्क विच यू गोना डू इन योर वार्ड पर्सनली। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान के चला आपको नेफ्रो का वार्ड है तो नेफ्रो से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, नेफ्रो से रिलेटेड जितने भी आपके अंदर जो वहां पे पूरी टीम काम करती है, लाइक डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर जितने भी काम करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कि वहां पे कौन से प्रोसीजर होने वाले हैं और आपको वही प्रोसीजर के अंदर आपको असिस्ट करवाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज ये कि अब इसके बाद में अगर आपके जैसे आईसीयू के अंदर ड्यूटी लगी है, आईसीयू चाहे कार्डियक का हो, चाहे न्यूरो का हो, चाहे किसी का भी डिपार्टमेंट का आईसीयू क्यों ना हो, तो उसके अंदर आपको मेनली और भी ज्यादा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मान के चले, जैसे मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो, या फिर आपको बहुत ही सोच समझ के सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर आईसीयू के अंदर जाता है। तो उस तौर पे आपको बहुत सारे जैसे इन्फ्यूजन्स हो गए, मेडिसिन का काम हो गया, पेशेंट मॉनिटरिंग का काम हो गया, इनटेक आउटपुट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं अगर आपको एरिया ऑफ पोस्टिंग आईसीयू मिला है तो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज ध्यान देकर के चलना जो आप अभी सुन रहे हो कि आपको अगर आईसीयू मिलता है तो मेनली आपको पेशेंट मॉनिटरिंग का काम होता है, प्लस में इसके अलावा इन्फ्यूजन्स बनाने का काम होता है। कोई भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आपको आईसीयू मिलता है तो वहां पे एक पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की और नर्सिंग ऑफिसर्स की, जो एक पूरे पेशेंट को सही ढंग से सही तरीके से केयर प्रोवाइड करती है जिससे एक पेशेंट ठीक होकर जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा अगर मेडिसिन का काम और पेशेंट्स के अलावा अगर मैं आपको काम बताऊं, अगर एक नर्सिंग ऑफिसर जो करते हैं जनरली, तो मेनली क्या होता है कि एडमिशन से लेके डिस्चार्ज से लेके इवन जो ब्लड बैंक से रिलेटेड होती है, सैंपलिंग का काम होता है जनरली। तो ये भी आपको बहुत सारे काम होते हैं जो वार्ड टू वार्ड आपको करने पड़ते हैं। बाकी इसके अलावा आपके अंडर जितने भी
HA होता है और एक ऐसे होता है। लाइक यहाँ पे जो एम्स दिल्ली के अंदर तो HA और ऐसे बोलते हैं उनको, जो आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है और सैनिटरी अटेंडेंट होता है, जो आपको नॉर्मली जितने भी काम करवाने पड़ते हैं, आपको कोई भी सामान भिजवाना है, यानी कि आपके अंडर जो काम करते हैं, जो आपको कोई भी काम करवाना है, कोई भी सैंपल भिजवाना है, कोई सैंपल छुड़वाने हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी आपको प्रोसीजर के लिए पेशेंट को भेजना है, या फिर बाहर से डिस्चार्ज करना है, या फिर पेशेंट को लेकर जाना है, बुलवाना है, सारा काम के लिए आपके नीचे हॉस्पिटल अटेंडेंट जिससे आप अपना सारे काम करवाते हो। एक चीज में और मेरी याद आ रही है, वो मैं आपको साथ में अभी इंक्लूड करवा देता हूं। दैट इज कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि RML की पीजीआई की अभी वैकेंसी आ रखी है और उसके लिए सर हम किस तरीके से तैयारी करें। तो मेडिकल साइंस ने आप सब बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज डाल रखी है एप्लीकेशन के ऊपर, एक बार जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे मेडिकल साइंस सर्च करें, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां पे सर्च कर सकते हो। ओनली 169 के अंदर मैंने पूरी टेस्ट सीरीज डाल रखी है। अब एक बार आप लेकर देखना और फिर उसके बाद में आप पेपर देकर आना, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का पेपर, किस लेवल की कंटेंट आपको मिला है। और इतना यूट्यूब हिस्ट्री में आप कहीं भी देख लेना, मैंने आप सब बच्चों के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करवाई है। नेक्स्ट लेवल जैसे नोट सेट के अंदर इतिहास रचा था, सेम टू सेम RML और पीजीआई के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। और राजस्थान CHO के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज डाल रखी है, एक बार जरूर लेकर देखना। अगर फायदा ना हो तो लाइफ में कोई भी ना मेरी वीडियो देखना, ना मेरी मेडिकल साइंस का डाउनलोड अनइंस्टॉल मार देना। बस इतना ओपनली चैलेंज देता हूं मैं जितने भी बच्चे हैं, तो ये चीज ध्यान देकर चलिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। जनरली क्या होता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप काम करते हो तो वहां पे इतना हेक्टिक नहीं होता। मेनली आपको मेंटली फटीग होता है कि आपको पेशेंट के ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी ये कि उसके अलावा जितने भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके ऊपर फोकस करना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है जनरली, बाकी इसके अलावा सारे जो वर्क होते हैं वो वर्ड टू वर्ड होते हैं। थर्ड मेन चीज होती है दैट इज OT के अंदर। OT के अंदर भी मेनली क्या होता है कि CSSD भेजी जाती है डेली, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्लस में इसके अलावा जैसे मैं रूम पार्टनर प्रकाश जाकर है, उसकी OT के अंदर ड्यूटी है, और तो OT के अंदर है वो। तो जनरली क्या होता है कि आपको जो सर्जरी की जाती है उसके अंदर असिस्ट करवाना पड़ता है, साथ में पूरी टीम रहती है वहां पे, तो आपको पेशेंट को पूरे तरीके से सर्जरी करवानी पड़ती है। वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, डिपेंड करता है सर्जरी कितनी देर तक चल रही है और भाई कितने घंटे तक चल रही है। तो ये चीज ध्यान देकर चलनी होती है। अगर आपकी एरिया ऑफ पोस्टिंग OT है तो फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी इसके अलावा अगर बोर्ड टू बोर्ड है तो फिर जनरल शिफ्ट चलती है उनके अंदर, मॉर्निंग इवनिंग नाइट चलती रहती है। मॉर्निंग 8 से 2 होती है, और यानी कि इवनिंग शिफ्ट 2 से 6 होती है, और नाइट 8 टू 8 AM होती है। तो कुछ इस प्रकार से नॉर्मली जनरल वार्ड्स की ड्यूटी होती है जो मैंने आपको बताई है। और काम सारा वार्ड टू वार्ड डिपेंड करता है। मेनली पेशेंट की केयर होती है, मेनली पेशेंट मॉनिटरिंग होती है। जनरल मेडिसिन का आपको पूरा पता होना चाहिए। देखो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई भी एक बड़े इंस्टीट्यूट के ऊपर आते हो, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, फिर कोई भी एम्स के अंदर आप जाते हो, तो वैसे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सा एरिया मिल जाए, कहां पे आपकी पोस्टिंग की जाए, और वहां पे फिर किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो जो आप पढ़कर आ रहे हो, जो आप जैसे आपको कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर आप जो पढ़ रहे हो फिलहाल, वो बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। और कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, वो कब दी जाती है, किस तरीके के उसके मेनली जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है और आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एडमिशन के अंदर, डिस्चार्ज के अंदर कोई छोटी मिस्टेक हो गई तो उस चीज को फिर भी एक सब्स्टिट्यूट होता है, बट पेशेंट के अंदर, पेशेंट केयर के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हर एक नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान रखनी पड़ती है, और खासकर कोई ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट पे जहां पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए। जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर ये सोचते हैं कि आगे जाके हम क्या काम करेंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो, जो आज फिलहाल आप जो वर्क कर रहे हो, या फिर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर रहे हो, कुछ टाइम बाद में जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम के ऊपर वो चीज आपको प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होता है। जनरली अगर आप जैसे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जाते हो तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इन्वेंट्री वगैरह होती है, जो एक बोर्ड को अंदर आपको देखनी पड़ती है, भाई कितना क्या चीजें हैं, कितना क्या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, सारों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज फिर उसके बाद में होती है कि जो जनरल 9 बजे की मेडिसिन होती है, जो 9 बजे का आपको नॉर्मली पेशेंट्स को देनी होती है, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि सैंपलिंग वगैरह का होता है कि भाई सैंपलिंग्स के अंदर किस तरीके से भेजा जाता है, किस तरह पे। देखो मैं एक बात बताता हूं, जनरली क्या होता है कि आप अपने पर्सनली, आप जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि कैनुला भी भाई साहब नर्सिंग ऑफिसर लगा रहे हैं, इसके अलावा सैंपलिंग भी वही कर रहे हैं, और इसके अलावा इवन स्टिचेस भी मैंने देखे हैं कि जो नॉर्मल PSC CSC पे जो अगर पेशेंट के अंदर ट्रोमा के अंदर, इमरजेंसी के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो स्टिचेस वगैरह भी नर्सिंग ऑफिसर ही लगाते हैं। बट अगर आप एम्स ज्वाइन करते हो तो वहां पे मेनली जो
जो भी वर्क होता है वो एकदम डिफाइंड वर्क होता है, यानी कि जो आपका काम है सिर्फ आप वो ही करते हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दीजिए, वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटीज होती है वो बिल्कुल असाइंड होती है, वो एक बार आपको वो ही करनी पड़ती है। लाइक अगर आप यहाँ पे एम्स के अंदर बात करते हो तो यहाँ पे कैनुला भी जेआर लगाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। यानी कि जो जेआर होता है वही आपको कैनुला वगैरह लगाते हैं या फिर डॉक्टर्स लगाते हैं, या फिर इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सैंपलिंग वगैरह हो गई, वो सारा सब कुछ ब्लड, इवन ब्लड सैंपल भी डॉक्टर ही लेता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अपना काम उतना नहीं होता है, अपना काम सिर्फ खाली पेशेंट की मेडिसिन से लेके प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना होता है कि किस तरीके से आपको प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये चीज ध्यान देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ जाए, कोई भी मेडिसिन के, कोई भी ऐसी चीज क्रिटिकल नहीं हो जाए जिससे पेशेंट क्वालिटी केयर खराब हो जाए, वो चीज को ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये ध्यान भी रखनी पड़ती है हर नर्सिंग ऑफिसर को। बाकी इसके अलावा और भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरली, जहां पे आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आईसीयू की मैं आपको बात कर ही चुका हूं, ओटी की बात मैं आपको कर ही चुका हूं, बता चुका हूं। तो ये आपके जो डाउट्स थे, जो मेरे साथ जनरली पूछते रहते हो हर मेरी वीडियो के अंदर कि भाई क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किस तरीके से आपको जब आप ज्वाइन करते हो तो कैसे ट्रीट किया जाता है। देखो, ट्रीट करने की बात ये होती है कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहे हो वो ऑलरेडी ही अपने आप में बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, चाहे आप कोई भी एम्स के अंदर जाओ, एवरी एम्स इज वेरी रेप्यूटेड, तो आप उसके अंदर जॉब करोगे तो आपके खुद की एक नॉर्मल अलग से इमेज बनती है, इवन आपकी खुद की माइंड के अंदर, प्लस में इसके अलावा बाहर की तरफ। तो ये खुद के अंदर एक बहुत मोटिवेशन की बात होती है। बाकी इसके अलावा मेहनत करते रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं आप सब बच्चों के लिए, दैट इज कि बस आप रुके नहीं, आप थमे नहीं। जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उस गोल की तरफ बढ़ते रहें और आने वाले टाइम में आप भी नर्सिंग ऑफिसर मिलेंगे और बहुत अच्छी सैलरी के साथ में बहुत नेक्स्ट लेवल जिंदगी जीने वाले हैं। हमेशा लाइफ टाइम सिक्योर हो जाएगी आपकी, ये बात हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग के अंदर। और आपकी फैमिली की भी लाइफ सिक्योर होती है इस चीज के अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके मोम डैड को, ये भी अपने आप में एक बहुत आपके लिए बेनिफिट रहता है। और बस मैं तो आपको सब बच्चों को ये बताता रहता हूँ, बार बार मेरी वीडियो से मोटिवेट करता रहता हूँ। जनरली बीच में अभी मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उतना गैप पड़ रहा था, बहुत कम टाइम मिल पा रहा था मुझे उस वजह से। बाकी मैं कंटिन्यू अभी आगे वीडियो डालता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देता रहूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट लगता है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बता देना। बाकी यही था सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने आप सब बच्चों को बता दिया है। और मेहनत करते रहें, खुश रहें, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बार आपके दिमाग के अंदर ये आता होगा कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, दुनिया इतने है, इतने परेशान हो रही है, वैकेंसी इतनी कम आ रही है, दोबारा अगले साल तक कैसे होगा, हजार टेंशन है। लेकिन एक सॉल्यूशन होता है, दैट इज मेहनत, दैट इज हार्ड वर्क। बस उस चीज को इंप्लीमेंट करके रखोगे तो आने वाला टाइम आपका ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता, इवन आप खुद भी नहीं रोक सकते अगर आप ये चीज को लेकर चल रहे हो हमेशा से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।